गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। जीवन से हारे नहीं, जिंदगी चुने। इन संकेतों से समझे कहीं आपका कोई अपना डिप्रेशन में तो नहीं। टेलीविजन से करियर की शुरुआत कर बॉलीवुड में स्थापित होने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को खुदकुशी कर ली। शुद्ध देसी रोमांस, MS धोनी, छिछोरे, केदारनाथ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले सुशांत की खुदकुशी की खबर सुनकर सभी हतप्रभ हैं कि करियर के इस मुकाम पर कोई ऐसा आत्मघाती कदम कैसे उठा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। WHO की ओर से आत्महत्या को लेकर जारी ग्लोबल डाटा के मुताबिक ऐसा करने वाले 15 से 29 साल के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि डिप्रेशन के बारे में लोग अक्सर बात करने से हिचकते हैं। डॉक्टर A कुमार बताते हैं कि जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं वे किसी से बात नहीं कर पाते और अकेला महसूस करते हुए जिंदगी से हार जाते हैं। कई बार डिप्रेशन जब हावी होने लगे तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं। आपके आसपास कोई अपना ऐसी किसी स्थिति में ना हो, इसका ध्यान आपको भी रखना चाहिए। विशेषज्ञ बताते हैं कि डिप्रेशन के कुछ संकेत होते हैं। अगर आपका कोई अपना दोस्त, सहकर्मी या कोई और जानने वाला अगर डिप्रेशन से जूझ रहा हो तो उसका व्यवहार पर गौर करना जरूरी है। डॉक्टर बताते हैं कि
डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की बातों में, उनके बर्ताव में बदलाव जैसे लक्षण देखे जाते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे डिप्रेशन की स्थिति के बारे में पता चलता है। नींद। डिप्रेशन में व्यक्ति की नींद न आने की परेशानी शुरू हो जाती है या वह फिर बहुत सोने लगता है। भूख। डिप्रेशन में कई बार लोगों को कुछ भी खाने का मन नहीं होता, उन्हें भूख का अनुभव नहीं होता। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही भूख लगने लगती है। वजन। डिप्रेशन में व्यक्ति का वजन या तो बढ़ जाता है या फिर घटने लगता है। हर महीने व्यक्ति के वजन में औसतन 5% बदलाव देखा जाता है। उदासी या अकेलापन। उदासी डिप्रेशन का एक बड़ा संकेत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनों के बीच, दोस्तों और परिवार के बीच भी खुश नहीं रह पाते। अक्सर वह भीड़ में अकेलापन जैसा महसूस करते हैं। थकान या सुस्ती। डिप्रेशन में कई बार बिना मेहनत या काम किए भी थकान और सुस्ती महसूस होती है। शरीर में दर्द रहना और चेहरे पर थकान दिखना भी डिप्रेशन का बड़ा लक्षण है। एकाकीपन। डिप्रेशन में व्यक्ति अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। किसी के बीच रहने, बात करने का मन नहीं होता। वह अपना एक आभासी जोन बना लेता है और उसी में रहना चाहता है। मन में भटकाव। डिप्रेशन में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है। दिमाग में कई तरह की बातें चलती रहती है। जरूरी काम से भी ध्यान हटने लगता है। कई बार व्यक्ति बहुत कुछ भूलने लगता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन महसूस होना भी डिप्रेशन के लक्षण हैं। इस स्थिति में व्यक्ति बिना कारण के भी गुस्सा हो जाता है। अपराध बोध। कई बार डिप्रेशन में लोगों को हद से ज़्यादा अपराध बोध महसूस होता है। उसे अक्सर लगता है कि जो कुछ गलत हुआ है वह उसी की वजह से हुआ है। ऐसे में वह अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अनजाना डर। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के मन में किसी तरह का डर बैठ जाता है और वह उसे सच मान बैठता है। डर के ऐसे कारकों में अंधेरा, बंद कमरा, किसी व्यक्ति का डर, किसी हादसे का डर आदि शामिल होता है। उल्टे सीधे विचार। डिप्रेशन में कई व्यक्ति अपने जिंदगी से परेशान हो जाते हैं। उन्हें कई बार उल्टा सीधा ख्याल आने लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा और उन्हें दुनिया बेकार लगने लगती है। ऐसे में क्या करें, क्या ना करें? अगर आपके किसी करीबी में, दोस्त में या सहकर्मी में ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर ज़िंदगी को सहज, सरल और व्यवस्थित करना चाहिए। खुद को समय देना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं कुछ और ऐसी ही चीज़ों के बारे में। डिप्रेशन से शिकार व्यक्ति को अपने सबसे करीबी और भरोसे वाले व्यक्ति से बात करनी चाहिए। सेहतमंद और संतुलित भोजन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना भी अवसाद को दूर करने का बेहतर तरीका है। संगीत सुनना बेहतर विकल्प है। पसंद की संगीत सुनने से मूड फ्रेश यानी ताज़ा रहता है। डिप्रेशन से निजात के लिए म्यूजिक थेरेपी भी दी जाती है। अगर व्यक्ति मन की बात किसी से कह नहीं पाता तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से मन हल्का होता है। जिससे दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं उन्हें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। डिप्रेशन जैसा महसूस हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा समय बिताना चाहिए। जिनके साथ रहने से मूड अच्छा हो, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। पुरानी बातों या घटनाओं से उभरते हुए वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। पुरानी बातें सोचने से व्यक्ति अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है। अपने काम या नौकरी की समीक्षा करनी चाहिए कि व्यक्ति कितना संतुष्ट है। कहीं उसके डिप्रेशन की वजह असंतुष्टि तो नहीं। यदि ऐसा है तो दूसरे विकल्पों की ओर मुड़ना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि डिप्रेशन की स्थिति हावी होने पर पीड़ित व्यक्ति की काउंसलिंग जरूरी होती है। उन्हें समय रहते मदद की ज़रूरत होती है। मन में उल्टे सीधे ख्याल आते
हो तो मनोचिकित्सक से खुलकर बातें करनी चाहिए। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के अभिभावक या किसी अपने को चाहिए कि डॉक्टर को पूरी बात बताएं और पीड़ित के व्यवहार में आए बदलावों के विषय में खुलकर बात करें। मनोचिकित्सक जरूरत के अनुसार दवाओं और थेरेपी के जरिए पीड़ित का इलाज करते हैं। अगर सही समय पर मदद मिल जाए तो इस मुश्किल से छुटकारा संभव है। अगर आप या आपका कोई करीबी डिप्रेशन की किसी स्थिति का सामना कर रहे हो तो ऐसे कोई संकेत नजर आ रहे हो तो आपको समय रहते किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलकर सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन में किशोरों में बढ़ रहे मानसिक तनाव के मामले, जाने इससे बचने के उपाय। कोरोना वायरस ने पिछले कुछ समय से बहुत कुछ बदल दिया है। पिछले कुछ समय से संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है। लॉकडाउन में ढील तो दी जा रही है, पर अभी भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सभी पर प्रभाव पड़ा है। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार लॉकडाउन से सबसे अधिक युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। इस शोध में ये दावा किया गया है कि लॉकडाउन किशोरों में मानसिक तनाव का कारण बना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ शोध। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुए शोध में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन की वजह से किशोरों में मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अधिक दिखने को मिल रही है। कई अन्य शोधों में भी यह बात को लेकर चेताया जा चुका है कि ज्यादा समय तक लॉकडाउन करने से मानसिक समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ने के कई कारण हैं। आइए जानते हैं लॉकडाउन में किन कारणों से किशोरों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही है। सामाजिक संपर्क ना होना। इस शोध में बताया गया है कि किशोरों में मानसिक समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक संपर्क ना हो पाना। लॉकडाउन की वजह से सब अपने घरों में कैद है, जिस वजह से किसी से भी मिलना संभव नहीं हो रहा है। शोधकर्ता बताते हैं कि इस उम्र में सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरों के अनुसार भी इस उम्र में लोगों से मिलना, अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। स्कूल, कॉलेज के बंद होने से बढ़ रहा है मानसिक तनाव। शोधकर्ताओं ने स्कूल, कॉलेज बंद होने का भी मानसिक तनाव का कारण बताया है। उनका कहना है कि ये उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ नया करना चाहता है। स्कूल, कॉलेज में व्यक्ति व्यस्त रहता है, जिस वजह से दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज बंद है, जिस वजह से युवा वर्ग काफी परेशान रहने लगे हैं। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये उम्र ऐसी होती है जिसमें तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते हैं और इस समय घर में कैद होने दिमाग में गलत विचारों के आने की संभावना भी काफी है। इन गलत विचारों के कारण मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों से दूर। किशोरावस्था में व्यक्ति दोस्तों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। इस उम्र में व्यक्ति दोस्तों के साथ घूमने जाता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। इस समय लॉकडाउन की वजह से ना तो दोस्तों से मिलने जा सकते हैं और ना ही घूमने जा सकते हैं। अकेले रहने की वजह से मानसिक समस्याएं होने लगती है। दोस्तों से संपर्क में रहें। लॉकडाउन में ढील
दी जाने लगी है। परंतु इस समय दोस्तों से मिलना ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप अपने दोस्तों से सोशल मीडिया, वीडियो चैट के माध्यम से बात मन हल्का कर सकते हैं। दोस्तों से फोन के माध्यम से संपर्क करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव नहीं होगा। किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी बातें दोस्तों से ही साझा करना पसंद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अपनी बातें दोस्तों के साथ साझा करने से ही मन हल्का होता है। घर के कामों में मदद करें। भारत सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार 15 अगस्त तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है आपको अभी कुछ समय और अभी घर पर ही रहना होगा। इस समय मानसिक तनाव से बचने के लिए सबसे बेहतर है कि खुद को व्यस्त रखा जाए। आप घर के कामों में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कई तरह से फायदा मिलेगा। घर के कामों में माता पिता की मदद करने से आपके माता पिता आपसे खुश होंगे। इसके अलावा आप घर के काम करना भी सीख जाएंगे। किताबें पढ़ें। कहा भी गया है, किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इस समय अपनी पसंद के अनुसार किताबें पढ़ें। आपको ऑनलाइन भी कई किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। মাইকেল জ্যাকসন 150 বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন। কারোর সাথে হাত মেলানোর সময় দস্তানা পরতেন, মুখে মাস্ক লাগাতেন। নিজের দেখাশোনার জন্য বাড়িতে 12 জন অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত করেছিলেন, যারা তার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রতিদিন পরীক্ষা করত। খাবার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে খাওয়ানো হতো। প্রতিদিন ব্যায়াম করানোর জন্য 15 জন লোক নিযুক্ত ছিল। মাইকেল জ্যাকসন 150 বছর বেঁচে থাকার লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘুমাতেন অক্সিজেনযুক্ত বিছানায়। নিজের জন্য অর্গান ডোনার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, যাদের খরচ নিজে বহন করতেন, যাতে হঠাৎ প্রয়োজন হলেই তারা কিডনি, লাংস, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ মাইকেলকে দিতে পারেন। এত চেষ্টা করেও তিনি জয়ী হতে পারেননি, হেরে গিয়েছেন, তাও মাত্র 50 বছর বয়সেই। 25 জুন 2009 সালে তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজের ঘরে থাকা 12 জন অভিজ্ঞ ডাক্তারের কোনো চেষ্টা কোনো কাজেই লাগেনি। লস অ্যাঞ্জেলেস ও ক্যালিফোর্নিয়ার সমস্ত ডাক্তার একত্রে চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেননি। জীবনের শেষ 25 বছর ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতেন না। যিনি নিজেকে 150 বছর বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখতেন, তার স্বপ্ন অধরাই থেকে গিয়েছিল। মাইকেল জ্যাকসনের অন্তিম যাত্রায় 2.5 মিলিয়ন লোক খবর দেখেছিলেন, যেটা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় লাইভ টেলিকাস্ট। তার মৃত্যুর দিন অর্থাৎ 25 জুন 2009 সালে 3.15 মিনিট উইকিপিডিয়া, টুইটার এবং AOL এর ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গুগলে 8 লাখ লোক একসাথে মাইকেল জ্যাকসনকে সার্চ করেছিল। অতিরিক্ত সার্চের কারণে গুগলে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। প্রায় 2.5 ঘন্টা গুগল কাজ করেনি। মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে নিজেই সেই চ্যালেঞ্জের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। সাজানো পৃথিবীর সাজানো মায়াবী জীবন ফেলে স্বাভাবিক মৃত্যুর বদলে সাজানো মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছিলেন। এটাই নিয়ম। কিসের অহংকার, কিসের গর্ব? 2 দিনের এই জীবনে একদিন শূন্য হাতে খালি পায়ে পৌঁছে যাব মৃত্যুর কাছে। এবার একটু ভেবে দেখা যাক। 1. দামি বাড়ি, গাড়ি ও বিলাসবহুল বিয়ে দেখিয়ে কাকে আমরা ইমপ্রেস করছি? 2. আমাদের কি মনে আছে 2 দিন আগে কারো বিয়েতে কি কি খেয়েছিলাম? 3. জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে কেন আমরা পশুর মতো খেটে যাচ্ছি? 4. আগামী কত প্রজন্মের জন্য খাওয়া দাওয়া ও লালন পালনের ব্যবস্থা করে যাব? 5. আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই 2টি করে সন্তান, কারো আবার 1টি। আমাদের জীবনের প্রয়োজন কতটা আর কতটা পেতে চাই, এটা কি কখনো ভেবেছি? 6. কি মনে হয়
আমাদের সন্তানরা রোজগার করতে পারবে না, তাই তাদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদ জমানোটা কি এতটাই দরকার? 7, আমরা কি মাসিক আয়ের 5 ভাগ নিজের খুশি ও আনন্দের জন্য ব্যয় করি? 9, আমরা অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে জীবনের আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি? উত্তর হবে না, না এবং না। ভাবতে ভাবতে হয়তো আমাদের অনিদ্রা কিংবা হার্ট ব্লক হয়ে যাবে। নিজের আনন্দের জন্য আমাদের সময় ব্যয় করা উচিত। ধনী হওয়া অপরাধ নয়, কেবল অর্থের জন্যই ধনী হওয়া অপরাধ। জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, না হলে জীবন একদিন আমাকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हज़ारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज़ भी वहाँ तैनात किए गए हैं, और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज़ भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, 2 तरफा जवाब हो, और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं, इसमें ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं, जब वो नाराज़ हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं, और बेरोज़गारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज़ हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी, और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए
अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज़ पर पहुंचा सकती है जहां पर कि बातचीत हो शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की ज़रूरत है। ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, আড়ম্বনা আভিজাত্য, বৈভব ও অহংকারের শিরোনামে ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিন্তু তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চললেন অন্য পথে। জমিদারির আভিজাত্যকে দূরে রেখে তিনি অনুসরণ করলেন রাজা রামমোহন রায়ের নির্দেশিত পথকে।
তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্ম সমাজ। তখন বঙ্গ সমাজে নবজাগরণের জোয়ার। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছিলেন মুক্তির পথ। আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই তার প্রিয় কাদম্বরী বৌঠানের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল তার মুক্তির পথের সন্ধান। এই দুটি শিশু একে অপরের হয়েই সকলের অজান্তেই বেড়ে উঠেছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। ভাষাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে, দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে, কি জানি কি মহালগনে। রবির স্বপনে, শয়নে, জাগরণে ঘিরে ছিল তার কবিতা ও কাদম্বরী বৌঠান। রোম্যান্টিসিজমের হাত ধরে জানা অজানার আলো আধারি খেলায় শুরু হয়েছিল ভানু সিংহের অমর কাব্য সৃষ্টি। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত গুণী মানুষের প্রশংসার ভাগিদার হয়েছিলেন। এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আনন্দের ভাণ্ডার, সংস্কৃতির প্রেরণা, উৎসবের 7 রঙে রঙিন। রেনেসাঁসের অন্যতম ধারক ও বাহক। সুদূর আয়ারল্যান্ডের আইরিশ মেলোডি বাসা বেঁধেছিল রবির মনে, কিন্তু জীবনে এসেছিল বাধা। রবির সাথে কাদম্বরীর সম্পর্কটা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু। ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেকে একই কথা বলছে, ছি সবে তো শুরু দিদি, অশান্তি আরো বাড়বে। রবি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, মা হবারও সৌভাগ্য হলো না। আমি এই একাকিত্বের অভিশপ্ত জীবন রাখতে চাই না। আমার প্রাণের পরে চলে গেল কি বসন্তের। জীবনে এগোতে গেলে পিছুটানকে ভুলতে হয়। রবি হয়তো ভুলতে পেরেছিল। লিখেছিল কবিতা আপন মনে, আপন ভাষায়। তাই তো সে হয়ে উঠেছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।
विराजे गिरि कैलाश शिखर पर नाचे धिक धिक धुन रंग बाजे शीश गंग अर्धांग विराज कुमार मा हरि सब सुसाजे कर सूर डमरू लेकर शिव चम 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 शन दिग जम चम चम दिग जम चम चम दिग जम चम चम शिव चम 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 शन दिग जम चम चम दिग जम चम चम दिग जम चम चम